नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। मैं हूं अमृता चौरसिया। रोशनी का त्योहार दीपावली आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इस अवसर पर बधाई दी है। राज्यसभा टीवी की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा देश जगमग है। दीपावली से जुड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं देश दुनिया से जुड़ी खबरें। बिहार में 14 नवंबर को विधायक दल की बैठक, सरकार बनाने के लिए पेश करेंगे दावा। नीतीश कुमार की विपक्ष से सहयोग की उम्मीद। बिहार में हार पर बीजेपी में बवाल, नितिन गडकरी ने कहा प्रधानमंत्री और अमित शाह जिम्मेदार नहीं। विपक्ष का बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल। 18 साल बाद भारत को सौंपा गया उल्फा नेता अनूप चेतिया। हत्या, वसूली, अपहरण का आरोप। गृह राज्य मंत्री ने कहा कई मामलों को सुलझाने में मिलेगी मदद। दिवाली पर इसरो का देश को तोहफा, संचार उपग्रह जीसैट 15 का फ्रेंच गुयाना से कामयाब प्रक्षेपण। खराब मौसम में उड़ानें रद्द होने से दिलाएगा निजात। रोशनी के त्योहार दीपावली की देश भर में धूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने दी लोगों को बधाई। प्रधानमंत्री ने सीमा पर जवानों के साथ मनाई दिवाली। और खबरें विस्तार से। बिहार में सरकार गठन को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 नवंबर को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है और इसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपेंगे। इसके बाद नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विकास में विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की उम्मीद जताई है। 14 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। हम उस दिन ही त्याग पत्र समर्पित करेंगे अपनी सरकार का और उसी क्षण से नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। उसके लिए पहला काम है लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक और उनके द्वारा नेता का चयन तो महागठबंधन का होगा और उसके बाद महामहिम राज्यपाल के समक्ष दावा पेश करेंगे। और जिस समय दावा पेश करते हैं उसके बाद ही शपथ ग्रहण की तारीख और शपथ ग्रहण का स्थल का चयन होता है। वैसे आप स्वतंत्र हैं। बिहार में करारी हार के बाद बीजेपी नेताओं के बयान ने विरोधियों को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। विरोधी अब बीजेपी के नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं और वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज करने का खामियाजा बता रहे हैं। बिहार में हार के बाद बीजेपी में एक नई बहस छिड़ गई है और विरोधियों को एक नया मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस इसे अंदरूनी बगावत बता रही है तो वहीं जेडीयू पार्टी की कार्यशैली पर ही सवाल उठा रही है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो जैसी क्रिया बीजेपी के लीडरशिप ने की तो उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। अगर इतना प्रोफाइल नहीं देते तो प्रतिक्रिया उतनी नहीं होती। मुझे लगता है कि एक अंदरूनी बगावत होने वाली है। ये जो नेतागण आडवाणी जी के घर मिले वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। उनका प्रभाव समस्त पार्टी पर है। तो यदि उन्होंने कह दिया है कि आप सही बताओ कि कौन दोषी है तो इसका मतलब बनता है कि नीचे से आवाज गूंज रहा है। स्पष्ट हो गई कि सत्ता एक जगह केंद्रित हो गया था और जिसकी वजह से कोई चर्चा नहीं, कोई संवाद नहीं और जिसकी वजह से ये दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी की हुई है। और मेरा ख्याल है कि इन लोगों को मजबूरी में सामने आना पड़ा है। उधर बीजेपी बार बार पार्टी की संस्कृति की बात दोहरा रही है। पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मान रही है। कुछ कमियां हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और इसका मंथन भी करेंगे। पर जहां तक बात है इसके लिए किसी नेताओं को जिम्मेदार मानना, ये कल भी हमारी भूमिका में नहीं था, आज भी नहीं है और भविष्य में नहीं रहेगा। दरअसल जिन वरिष्ठ नेताओं ने हार के बाद पार्टी पर सवाल उठाए हैं उन्हें पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। अब जब इन नेताओं ने हार पर सवाल उठाए तो राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। पार्टी के मुख्यधारा के नेताओं को इस पर सफाई देनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने बिहार में हार की पूरी समीक्षा कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि बिहार में हार के लिए सभी को इसलिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है ताकि किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराना पड़े। उधर बीजेपी ने बयान जारी कर कहा कि पार्टी में हार की हमेशा से सामूहिक जिम्मेदारी तय होती रही है। बीजेपी के 4 बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार और यशवंत सिन्हा की तरफ से मंगलवार रात ये बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया कि बिहार में पार्टी की करारी हार बताती है कि दिल्ली में पराजय से कोई सबक नहीं लिया गया। बयान में मांग की गई कि हार की समीक्षा की जिम्मेदारी उन लोगों को नहीं दी जानी चाहिए जो बिहार में प्रचार की कमान संभाल रहे थे। दूसरे नेता भी हार के लिए पार्टी आला कमान को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। ये चुनाव की कैंपेन में थे जो हार की जिम्मेदार हैं। समीक्षा उनके द्वारा नहीं होनी चाहिए, समीक्षा उनके द्वारा होनी चाहिए जो इस तमाम प्रक्रियाओं से अलग थे। उधर बीजेपी के 3 पूर्व अध्यक्षों राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और एम वेंकैया नायडू ने बयान जारी कर पार्टी का बचाव किया। इसमें कहा गया कि पार्टी में हार की सामूहिक जिम्मेदारी की परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के समय से चली आ रही है। अगर वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कोई सुझाव आता है तो पार्टी उस पर विचार करेगी। इस बीच बीजेपी के पूर्व नेता के गोविंदाचार्य ने आरएसएस से दखल की मांग की है। इसलिए सभी जिम्मेदार लोगों को चाहिए कि वो इकट्ठे बैठें, बड़े छोटों को स्नेह दें, छोटे बड़ों का आदर करें। आज जो बयान वगैरह ये सबसे यही लक्षण लगता है कि इस विषय में अधिक परिश्रम की जरूरत है और इसमें जरूरत पड़े तो संघ परिवार के लोग इसमें दखल दें और इकट्ठा करें। बिहार में करारी हार के बाद सोमवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी। इसमें हार के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की बात कही गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बांग्लादेश ने आज उल्फा नेता अनूप चेतिया को भारत को सौंप दिया है। 1997 में बांग्लादेश पुलिस के गिरफ्तार किए जाने के बाद से वहां जेल में बंद था। उल्फा के संस्थापक सदस्य और महासचिव चेतिया भारत में हिंसा, अपहरण और वसूली के मामलों में वांछित था। उसने 3 बार बांग्लादेश में राजनीतिक शरण मांगी थी। उसे बांग्लादेश की 2 अदालतों ने घुसपैठ, फर्जी पासपोर्ट और अवैध विदेशी मुद्रा रखने के मामले में 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। चेतिया के साथ 2 और उल्फा नेताओं को भारतीय उच्चायोग को सौंप दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को फोन कर इस मामले में सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अनूप चेतिया को दिल्ली लाने के बारे में फैसला जांच एजेंसियां करेंगी। हमारे बहुत सालों की जो इच्छा रहा है और मांग भी रहा है कि अनूप चेतिया को भारत को सौंपा जाए और ये आखिरकार हुआ है और बहुत लाभ मिलेगा इससे, क्योंकि अनूप चेतिया काफ़ी सीनियर लीडर है अल्फा के और उनके आने से बहुत सारे जुड़े हुए केसेस का भी मामला सुलझने का संभावना रखता है। असम पुलिस और हमारा केंद्र जो एजेंसी है मिलकर करेंगे, क्योंकि केसेस बहुत हैं, उससे संबंधित केसेस में जो भी है वो उजागर होगा इससे। भारत और ब्रिटेन अपने व्यापारिक संबंधों में तेजी लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 3 दिनों की यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच करीब $10 अरब के निवेश समझौतों की उम्मीद है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की यह पहली ब्रिटेन यात्रा है और रणनीतिक लिहाज से इस यात्रा को खासा अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के पुराने संबंधों को नए क्षेत्रों में बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य, रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर जोर देंगे। UK still has a lot of experience, knowledge, presence even today in a number of parts of the world which are of interest to us. They still, for example, have a contingent in Afghanistan. So if you have counter-terrorism understandings with the UK, at the end of the day, it actually keeps India more secure. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता विकास में सहयोग के खाके पर बात करेंगे। We expect a statement on defense and security partnership, one on development partnership, because today both India and the UK
provide ODA, do projects abroad. So we see some advantages in working together there. There would be a statement on energy and climate change. ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। दोनों देश 11 सालों से रणनीतिक सहयोगी भी हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच करीब 18 अरब डॉलर का व्यापार है। इसे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री लंदन में ब्रिटेन के कारोबारियों के साथ बैठक करेंगे। There would be again a lot of focus, particularly as there's growing interest in the reviving Indian economy. I think the message of the fact that it's getting easier to do business is resonating. So you will see business agreements, some of which would be announced at the business event during the visit. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ने एक भोज का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन के वेम्बली स्टेडियम में ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। साथ ही वे उस जगह पे भी जाएंगे जहां भीमराव अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के दौरान रहे थे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रवर्तन निदेशालय ने अभिनेता शाहरुख खान का बयान दर्ज किया है। ईडी ने आईपीएल विदेशी विनिमय जांच मामले में उन्हें नोटिस भेजा था। नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर बेचे जाने के मामले में नियमों का पालन नहीं किया गया था। पेमा के तहत कंपनी के मामले में विदेशी व्यक्ति को कोई शेयर जारी किया जाता है तो उसका मूल्य पूंजी बाजार नियामक सेबी दिशा निर्देशित के मुताबिक निर्धारित मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। बुधवार तड़के फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से भारत का नवीनतम संचार उपग्रह जीसैट 15 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। कुल 43 मिनट 24 सेकंड की उड़ान के बाद जीसैट 15 एरियाने 5 रॉकेट से अलग हुआ। इस उपग्रह से मिली सटीक जानकारी की वजह से खराब मौसम में उड़ानें भरना मुमकिन होगा। साथ ही डीटीएच सेवा को भी बेहतर किया जा सकेगा। भारत का संचार उपग्रह जीसैट 15 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया। इसे फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से एरियाने 5 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। इसरो के मुताबिक कर्नाटक के हासन में मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ने जीसैट 15 उपग्रह से संकेत हासिल कर लिए हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत गगन पेलोड है, जो खराब मौसम में उड़ानों के रद्द होने से लेकर डीटीएच सेवा बाधित होने की परेशानियों से निजात दिलाएगा। इस पेलोड से विमान लैंडिंग के वक्त में नेविगेशन से जुड़ी सटीक जानकारी मिल पाएगी। जीसैट 8 और जीसैट 10 के बाद जीसैट 15 ऐसा तीसरा उपग्रह है जो गगन पेलोड लेकर गया है। Will enable ISRO to provide continuity of service to Indian users in KU band. The navigation payload Gagan of GSAT 15 will provide in-orbit backup to ensure safety of life navigation services in civil aviation sector as well as other location-based services to various users in the Indian region. जीसैट 15 दो पुराने भारतीय संचार उपग्रहों इनसैट 3A और 4B की जगह लेगा। करीब 3164 किलो वजनी जीसैट 15 उपग्रह को इसरो ने तैयार किया है। जीसैट 15 को दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराने के साथ ही नौवहन सहायता और आपात सेवाएं देने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। इसमें केयू बैंड के 24 संचार ट्रांसपोंडर हैं। साथ ही 2 जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन ट्रांसपोंडर लगे हैं। इस उपग्रह की उम्र 12 साल होगी। जीसैट की कामयाबी के बाद इसरो अगले साल 2 और संचार उपग्रह जीसैट 17 और जीसैट 18 के प्रक्षेपण की तैयारियों में जुटा है। After GSAT 15, we have other 2 communication satellites, GSAT 17 and 18, getting ready for the launch again by an Ariane vehicle during the next year, and the realization of both these satellites are in very advanced stage. 2 more satellites to be launched by GSLV are also in the anvil.
प्रक्षेपण के मौके पर इसरो चेयरमैन एएस किरण कुमार ने रिकॉर्डेड संदेश में कहा कि GSAT-15 से भारत के उपग्रह नेविगेशन और संचार के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने में मदद मिलेगी। GSAT-15 ऐसा 19वां पेलोड है जिसे एरियाने स्पेस ने इसरो के लिए प्रक्षेपित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मालदीव में आपातकाल हटा लिया गया है। राजधानी माले में कल अटॉर्नी जनरल मोहम्मद आनिल ने राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के फैसले की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सैन्य बलों की कार्रवाई के बाद देश की सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है। साथ ही हथियारों और विस्फोटकों के सिलसिले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि राष्ट्रपति ने आपातकाल हटाने के लिए मित्र देशों की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की गुजारिश पर भी विचार किया। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए 4 नवंबर को आपातकाल लागू किया गया था। सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार देते हुए आवाजाही और एक जगह एकत्रित होने की आजादी के अधिकार पर रोक लगा दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने नेपाल के ताजा हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने नेपाल में जरूरी सामानों की आपूर्ति पर जोर दिया है। मधेशी आंदोलन की वजह से सीमा पर यातायात बाधित है, जिसकी वजह से नेपाल में जरूरी सामानों की भारी किल्लत होती जा रही है। भारत ने नेपाल में जारी नाकेबंदी के लिए उसके आंतरिक कारणों को जिम्मेदार बताया है। भारत का कहना है कि इस गतिरोध को दूर करने का एकमात्र रास्ता बातचीत है। नेपाल के संविधान में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के विरोध में मधेशियों ने नाकेबंदी कर रखी है। म्यांमार में 90% से ज्यादा सीटों पर नतीजों का ऐलान हो चुका है। विपक्ष की नेता आंग सान सूची की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आंग सान सूची ने अपनी सीट पर जीत ली है। उन्होंने साफ किया है कि उनकी पार्टी नई सरकार के गठन के लिए पूरी तरह से तैयार है। Simply that, above the president, I make all the decisions because I am the leader of the winning party, and the president will be one whom we will choose just in order to meet the requirements of the constitution. म्यांमार में विपक्ष की नेता आंग सान सूची ने कहा है कि राष्ट्रपति कोई भी बने, नई सरकार में उनकी पार्टी सभी फैसले करेगी। सूची का ये बयान म्यांमार की सेना समर्थित सरकार के रुख से अलग है। संविधान के मुताबिक सूची देश की राष्ट्रपति नहीं बन सकती क्योंकि उनके परिजन विदेशी नागरिक हैं। आम चुनाव में सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। निचले सदन की 440 सीटों में से 88 के नतीजे आ गए हैं। सूची की पार्टी को 78 सीटें मिली हैं। सूची ने सभी पक्षों के बीच आम सहमति पर भी जोर दिया। Whether it's a military or any other body, cooperation and collaboration is something you have to work at. It doesn't happen overnight. You have to learn to build it up by working. You just don't do it in a theoretical way. चुनाव पर नजर रखने वाले कई कमियों की ओर इशारा कर रहे हैं। इनकी मांग है कि म्यांमार में जल्द से जल्द नतीजों का ऐलान हो। There are serious flaws in the constitutional and legal and human rights framework. And many persons were excluded from participating in the elections. Despite these flaws, Myanmar is definitely on a positive trajectory towards a peaceful democratic transition. अगर सूची की पार्टी जीतती है तो पिछले 5 दशक में ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पहली सरकार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात रोशनी के त्योहार दीपावली की। आज देश भर में दिवाली मनाई जा रही है। लोग अपने घरों में पटाखे और दियों के साथ दीपावली मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। अमृतसर के डोगरी वार्ड मेमोरियल में पीएम ने कहा कि वो अपने परिवार के साथ दीपावली मना रहे हैं। अमृतसर में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने पिछले साल जवानों के बीच दिवाली मनाई थी और इस बार भी उन्हें ये सौभाग्य मिला है। तो इस बार मेरे मन में था कि मैं उन स्थानों पर जाऊंगा जिस धरती को मेरी
भारत मां के वीरों ने 1965 में अब तक में रक्त से सींचा है। इस मौके पर उन्होंने 1965 की लड़ाई में सेना के योगदान और वीरता को भी याद किया। उन्होंने कहा कि डोगरा ने युद्ध में एक नया इतिहास बनाया था। आज मैं डोगराई की उस धरती पर हूं जिसने युद्ध में एक नया इतिहास बनाया था। सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने के बाद प्रधानमंत्री उन तीनों जगहों पर गए जो 1965 के युद्ध में अहम थे। पिछले साल प्रधानमंत्री ने कश्मीर और लद्दाख में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिवाली प्रकाश का पर्व है और इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखता है। बाजारों में भी इसको लेकर जबरदस्त रौनक रहती है। चलिए आपको दिखाते हैं इस बार बाजार में लाइट्स को लेकर कैसी रौनक है और किस किस लाइट्स की कितनी मांग है। कहते हैं अगर दिवाली में दिया ना हो तो फिर वो दिवाली नहीं होती। सदियों से दिवाली को रोशनी के लिए जाना जाता है और शायद यही वजह है कि इसे लेकर जहां एक तरफ खरीदारों में उत्साह दिखता है तो वहीं दूसरी ओर दुकानदारों में खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित करने की होड़ लगी रहती है। दिवाली पर लाइट्स को लेकर लोगों में एक अलग तरह की चाहत दिखती है और यही वजह है कि लोगों की चाहत को देखते हुए दुकानदार भी अपनी दुकानों पर रंग बिरंगी लाइट सजा कर रखते हैं। बाजार में सस्ती से लेकर महंगी लाइट्स हैं, जिनकी कीमत 30 रुपए से 800 तक है। हालांकि इनमें ज्यादातर लाइट्स चाइनीज हैं। हमारे पास 30 रुपए से लड़ी 800 रुपए तक। इसमें एक पटाखे वाली लड़ी आती है 2000, वो खत्म है इस टाइम, पर उसकी इतनी डिमांड नहीं निकली। पिछले साल आई थी, वो बिकी नहीं। इस बार बाजार में चाइनीज लाइट्स लोगों को खूब भाई, लिहाजा लोगों ने अलग अलग तरह के लाइट्स की खरीदारी की। नई नई वैरायटियाँ आती हैं, बट ये सब मेन बात है कि भी बहुत महंगाई है, फिर भी लोग दिवाली की सब खरीदारी करने आते हैं सारे। मैं भी आई हूँ लेने के लिए सब सामान। दिवाली के मौके पे इतनी वैरायटी है लाइट्स की कि हम लोग देख देख के इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, बट जितनी घर में लाइट्स जलती हैं उतना ही दिवाली पे अच्छा लगता है। दिवाली और दिया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लिहाजा बाजार में अलग अलग डिजाइन के दियों ने भी लोगों को खासा आकर्षित किया। डिफरेंट टाइप्स के किए हुए, नॉर्मली जो दिए होते हैं उनसे बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। मतलब काफी वैरायटीज हैं इस बार मार्केट में। लोग अपने घरों में दिवाली मना रहे हैं। दिवाली सबके लिए खुशियां लाए, यही सबकी मनोकामना है। दिवाली दियों का त्योहार है, लेकिन दियों के साथ साथ लाइट्स की भी काफी अहमियत होती है और यही कारण है कि लाइट्स के अलग अलग अंदाज अपनाने में हम पीछे नहीं रहते। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। लोगों की ग्रीन दिवाली मनाने के संकल्प के चलते इस बार पटाखों की बिक्री में गिरावट आई है। साथ ही महंगी आतिशबाजी और चीन के सस्ते पटाखों की कमी के चलते दुकानदार पिछले साल के मुकाबले इस बार उनकी बिक्री कम हो रही है। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली में पटाखे और आतिशबाजी की दुकानें सजी हैं। लेकिन इस बार महंगाई की मार दिख रही है। पटाखों के ऊंचे दाम के चलते पटाखा बाजार में रौनक कम है। दुकानदारों की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस साल पटाखों की बिक्री में 80% तक गिरावट आई है। दिल्ली के अलावा गुड़गांव में 50%, नोएडा में 40%, बरेली में 45%, आगरा में 50 और जयपुर में 25% की कमी देखी गई है। इस साल पटाखों की बिक्री बहुत ही कम है। पिछले साल के मुकाबले 30% बिक्री है। उसका कारण आर्थिक मंदी। लास्ट ईयर अपना अगले साल काम नहीं करना, बच्चों के साथ दिवाली मनाएंगे, खराब नहीं करेंगे। पटाखों की बिक्री गिरने की कई वजह हैं। इसमें लोगों में पर्यावरण को लेकर बढ़ती जागरूकता भी है। साथ ही चीन के पटाखों पर रोक का भी असर दिख रहा है। तब से यहाँ पर मैं परचेज कर रहा हूँ। छोटे होते हुए पटाखे क्योंकि ज्यादा लेते हैं सारे ही, लेकिन अभी क्या है, महंगाई बहुत ज्यादा है, घर का बजट कम है। हम कोशिश करते हैं कि घर के और कॉमोडिटीज में जो दिवाली पे हमारे यूज होते हैं, जैसे स्वीट हो गई और हमारे कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, उन पे हम ज्यादा खर्च करें रेदर कि हम पटाखों पे इतना खर्च करें। जिस जनरेशन ने पटाखे बहुत चलाए, जैसे मेरी जनरेशन होगी,
उनके लिए कुछ नया नहीं है। जो 20 साल पहले चलाते थे वही अभी हम चला रहे हैं। उसमें कुछ नया उन्होंने नए तरह के पटाखे, नई तरह की कोई वैरायटी इंट्रोड्यूस नहीं करी है। तो इस जनरेशन, मेरे जैसी जनरेशन के लिए तो अब एक ये बहुत नॉर्मल सी चीज हो गई और इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा। मेरे ख्याल जो यंग जनरेशन है उनको पटाखों में इंटरेस्ट नहीं है। महंगाई बहुत हो गई है पटाखों की। अभी जो पटाखे लिए हैं पैसे ज्यादा लगे हैं, पटाखे देखने में बच्चे खुश भी नहीं हो रहे कि क्या पटाखे लिए हैं और चाहिए, और कहाँ से लें। दीपावली पर पटाखे जलाने को लेकर विशेष रूप से बच्चों में उत्साह रहता है, लेकिन इससे निकलने वाला धुआं कई लोगों के लिए घातक हो जाता है। ऐसे में ग्रीन दिवाली मनाने के संकल्प से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। स्मृति रस्तोगी, राज्यसभा टीवी। रोशनी का त्योहार दीपावली पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। दिवाली के इस खास मौके पर हम कुछ ऐसे ही लोगों से आपको मिलवा रहे हैं जिनके मायूस चेहरों पर इस त्योहार ने रौनक वापस ला दी है। पेश है रिपोर्ट। रंग बिरंगे जलते ये दीप, रंगोली बनाते ये बच्चे और पूजा करती ये महिलाएं दिल्ली के स्नेहालय की हैं। मुसीबत के मारे ये लोग यहाँ दिए जलाकर दीपावली का जश्न मना रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि रोशनी का ये पर्व इनके जीवन का अंधेरा भी दूर कर देगा। पटाखे जलाए, मिठाई खाई, रसगुल्ला खाया और कपड़े भी अच्छे अच्छे पहने, तैयार हुए। सुबह से ये एक्साइटमेंट थी कि आज दिवाली मनाएंगे मैम के साथ, तो बहुत अच्छा लगा। हमें यहाँ पे बहुत खुश भी हूँ कि हाँ मैं कुछ तो यहाँ पे कुछ बनने आई थी मैं, तो मैम मेरे को मेरे सपना पूरा भी कर रही हैं। दिवाली के दिन अच्छा लग रहा है, सब परिवार की तरह से मना रहे हैं दिवाली, खूब अच्छा लगा। आज दिवाली और दिवाली के टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे ठीक हो जाऊंगी। ये स्नेहालय उन बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का दूसरा घर है जिनका अपना किसी मुसीबत या परेशानी की वजह से छूट गया। ये मासूम बच्चे और महिलाएं दीपावली के खुशी में अपने सारे गम भूल गए हैं। इनके चेहरे की खुशी इस बात की गवाह है। हमारे यहाँ हर साल हम लोग दिवाली के दिन आते हैं, तो इन लोगों को मिठाइयाँ, पटाखे, जब सर्दी शुरू होती है तो उसके साथ गर्म कपड़े आके हम लोग इनके साथ ही दिवाली मनाते हैं, पटाखे वगैरह, क्योंकि इनको ये महसूस ना हो कि ये अपने घर से बाहर है। पटाखों की रोशनी और मिठाइयों की मिठास में मुसीबतों को भूलने की कोशिश में लगे ये लोग दिवाली का जश्न पूरे जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और बुलेटिन के आखिर में आपको छोड़ जाते हैं आतिशबाजी की दिलकश तस्वीरों के साथ, और इसी के साथ आप सभी को राज्यसभा टीवी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।